इस क्लास में सीटेट पेपर 1 के लिए ईवीएस का संपूर्ण निचोड़ देखेंगे। ईवीएस के जितने भी टॉपिक से सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है उन सभी टॉपिक को यहाँ पर देखेंगे। आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है दोस्तों परिवार एवं मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सबसे पहले मुख्य अवधारणाएं देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों एनसीईआरटी का निचोड़ देखेंगे। कक्षा 3 से 5 का जो एनसीईआरटी है उसका निचोड़ यहाँ पर देखेंगे। परिवार के प्रकार एवं संबंध, परिवार के प्रकार एवं संबंध पहले यहाँ पर है। एकल परिवार किसे कहते हैं? जिसमें केवल माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, उसे एकल परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार, इसमें माता पिता, बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे एक साथ एक ही घर में रहते हैं, इसे संयुक्त परिवार कहते हैं। संबंध, परिवार में बच्चे सामाजिक मूल्य जैसे सहयोग, अनुशासन और सहानुभूति और जीवन कौशल सबसे पहले सीखते हैं। परिवार बालक की प्राथमिक पाठशाला होता है, फर्स्ट स्कूल होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। परिवार। इसके बाद है पौधे और जंतु। यहाँ से सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो खेजड़ी का पेड़ ध्यान रखिएगा, राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ली गांव में पाया जाता है। इस पेड़ को पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। इसकी छाल से दवा बनाई जाती है और इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। इसकी फली की सब्जी बनती है। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखना है खेजड़ी पेड़ के बारे में। इस गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं जो पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है रेगिस्तानी ओक। यह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक पानी तक जाती हैं, पेड़ की ऊंचाई से 30 गुना नीचे तक। इस पेड़ के तने में पानी जमा रहता है। स्थानीय लोग जरूरत पड़ने पर तने में पतला पाइप डालकर पानी पीते हैं। यहाँ पर शिकारी पौधा निपेंथिस के बारे में बात करेंगे। निपेंथिस दोस्तों यह पौधा भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। यह घड़े के आकार का होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। इसमें से एक खास खुशबू निकलती है जो कीड़ों को आकर्षित करती है। यह मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों का शिकार करता है नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। चलिए, हाथियों के झुंड रहस्य, यहाँ से सीटेट में प्रश्न पूछा जाता है ईवीएस के अंतर्गत। तो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा झाड़ियां या पत्तियां खा लेता है, 1 क्विंटल से ज्यादा। हाथी केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं। सबसे बुजुर्ग हथिनी झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियां और बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल की उम्र तक पहुंचने पर नर हाथी झुंड छोड़ देते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, 2 क्विंटल होता है। तो हाथियों के बारे में ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मधुमक्खियां एवं अन्य जीव, मधुमक्खी पालन या लीची। देखिए दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। लीची के फूल फरवरी महीने में खिलते हैं जो मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। और मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर होता है, क्योंकि इस समय रानी मक्खी अंडे देती है और हर छत्ते में एक रानी मक्खी, कुछ नर मक्खी और बाकी काम करने वाली मक्खियां होती हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यहाँ से सीधे सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। सामाजिक कीट, चींटियां, दीमक, ततैया, ये सभी समूह या झुंड में रहते हैं। चींटियों की रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। पक्षियों के घोंसले, यहाँ से पूछा जाता है। कलचिड़ी, यह दोस्तों पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है, टहनियां, जड़ें, ऊन, बाल, रुई से। और कौवा जो होता है घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं उपयोग करता है। यह पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर घोंसला बनाती है। बुनकर पक्षी या वीवर बर्ड, नर वीवर पक्षी सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा वीवर पक्षी उन सभी घोंसलों को देखकर सबसे अच्छा घोंसला चुनकर उसमें अंडे देती है। चलिए पीवाईक्यू देखते हैं। यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट, रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ है जो पाया जाता है अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों या संयुक्त अरब
अमीरात के रेगिस्तानों में। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक, इसे ध्यान रखिए। यहाँ पर व्याख्या दी गई है एनसीईआरटी कक्षा 4 के अध्याय अब्दुल की दुनिया के अनुसार रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। खेजड़ी के वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, सही है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, यह भी सही है। यह छादर वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, यह भी सही है। इसके तने में जल एकत्र होता है और लोग पतले पाइप से पानी पीते हैं, यह सही नहीं है। यह रेगिस्तानी ओक की विशेषता है, चौथा ऑप्शन। अन्य सभी खेजड़ी वृक्ष की विशेषता है। तो यहाँ पर 3 खेजड़ी के पेड़ से संबंधित सत्य कथन है। कथन चौथा यहाँ पर रेगिस्तानी ओक की विशेषता है, खेजड़ी की नहीं। नेपेंथिस पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, सही है। इसका आकार घड़े जैसा होता है, सही है। इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, यह भी सही है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है, तो यह मेढक और चूहों को भी फंसाकर शिकार करता है। तो तीसरा यहाँ पर केवल छोटे कीड़े मकोड़ों के कारण यह आपका गलत हो जाएगा। यह कीड़े मकोड़ों खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है, आवाज नहीं निकालता है, सुगंध निकालता है। तो यहाँ पर चौथा भी आपका गलत है। तो यहाँ पर केवल 1 और 2 आपका सही है। तीसरा यहाँ पर गलत है, देखिए, क्योंकि यह चूहों और मेढकों का भी शिकार करता है। चौथा गलत है क्योंकि यह आवाज नहीं बल्कि खास खुशबू निकालता है। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, सही है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, यह भी सही है। एक झुंड में 20 से 25 हथनियां और बच्चे होते हैं, ये गलत है। 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। नर हाथी 14-15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा यहाँ पर गलत है। पहला, दूसरा, चौथा, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पहला, दूसरा, चौथा। झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। कथन 3 गलत है, बाकी सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं। अगला टॉपिक है भोजन एवं पोषण। चलिए मुख्य यहाँ पर देखेंगे। विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध व्यंजन यहाँ पर हैं। हांगकांग, यहाँ के लोग सांप का मांस खाना पसंद करते हैं, इस डिश को लिंग हू फेन कहा जाता है। कश्मीर के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। गोवा के लोग यहाँ नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। यहाँ जमीन के नीचे टेपियोका उगाया जाता है, इसे उबालकर नारियल की करी के साथ खाया जाता है। केले के फूलों की सब्जी भी केरल में प्रसिद्ध है। गुजरात वलसाड स्टेशन पर बटाटा वड़ा और दूध जलेबी प्रसिद्ध है। ऊंधियू सर्दियों में ताजी सब्जियों को मसालों के साथ मटके में भरकर मटके को उल्टा करके अंगारों पर पकाया जाता है, इसे बाजरे की रोटी और मक्खन के साथ खाते हैं। ढोकला गुजरात का मुख्य भोजन है। महाराष्ट्र सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। खाद्य संरक्षण एवं पाचन की बात करते हैं। कांच के जार व बोतलें, अचार भरने से पहले कांच के जार को धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है ताकि उनकी नमी पूरी तरह हट जाए, नमी से फफूंदी लग जाती है। चलिए यहाँ पर विभिन्न वस्तुओं का संरक्षण देखेंगे। दूध उबाल कर रखा जाता है। पके हुए चावल कटोरे में रखकर कटोरे को ठंडे पानी के बर्तन में रखते हैं। हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। प्याज और लहसुन खुले में सुखा कर रखते हैं। मावड़ी तांड्रा या आम पापड़, आंध्र प्रदेश के आत्रेपुरम गांव में पके आम के गूदे गुड़ और चीनी की परतें धूप में सुखाकर बनाया जाता है 4 सप्ताह में, ठीक है। डॉक्टर बीमोट और मार्टिन की कहानी पाचन से संबंधित। हमारे पेट का तापमान लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पेट का पाचक रस अम्लीय प्रकृति का होता है। ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। बीमारियां एवं पोषण की कमी, एनीमिया, इसे रक्त अल्पता भी कहते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। सामान्य हीमोग्लोबिन का स्तर 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। आयरन के मुख्य स्रोत गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां हैं। चलिए मलेरिया से संबंधित तथ्य यहाँ पर है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है मलेरिया। रोनाल्ड रॉस ने 1902 में खोजा था मलेरिया मच्छर से फैलता है, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। मलेरिया की दवा सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। चलिए यहाँ पर पीवाईक्यू देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भोजन पकाने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? सब्जियों को काटना, फिर बहते पानी में धोना। सब्जियों को काटने और पकाने से पहले कुछ समय के लिए धूप में रखना। सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। सब्जियों को पकाते समय उसमें अधिक से अधिक मसाले
मिलाना। तो देखिए दोस्तों, सब्जियों को पहले अच्छी तरह धोना चाहिए और फिर काटना चाहिए। तो सब्जियों को अच्छी तरह से धोना फिर काटना, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? उनमें से धूल को हटाने के लिए, गलत हो जाएगा। अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, गलत हो जाएगा। उनकी नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, कांच के जार का तापमान बढ़ाने के लिए। तो सी ऑप्शन, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। एनसीईआरटी कक्षा 5 के अनुसार कांच के जार में मौजूद नमी फफूंदी पैदा कर सकती है, इसलिए नमी को पूरी तरह सुखाने के लिए उन्हें धूप में रखा जाता है। चलिए, टैपियोका का दूसरा नाम क्या है और यह किस राज्य में मुख्य रूप से खाया जाता है? कप्पा केरल, आलू कश्मीर, शकरकंदी तमिलनाडु, अरबी गोवा। तो इसमें देखिए, टैपियोका को कप्पा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कप्पा भी कहा जाता है। और यह मुख्य रूप से कहाँ पर? केरल में उबाला जाता है और नारियल की करी के साथ खाया जाता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन कप्पा केरल राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है तो डॉक्टर उसे निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ खाने की सलाह देगा? चावल, आंवला नींबू, गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां। तो गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी को दूर करने के लिए 3 मुख्य चीजें बताई गई हैं एनसीईआरटी में: गुड़, आंवला, हरी पत्तेदारी सब्जियां। अगला टॉपिक है आश्रय एवं आवास। चलिए, विभिन्न क्षेत्रों के घरों की बनावट यहाँ पर देखेंगे। असम की बात कर लेते हैं। यहाँ बहुत भारी बारिश होती है, इसलिए घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं, 3 से 3.5 मीटर। ये घर मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं और अंदर से भी लकड़ी के होते हैं। छतें ढालू होती हैं। लेह लद्दाख, जिसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, लेह लद्दाख में घर पत्थर के बनाए जाते हैं जिनकी दीवारें मिट्टी और चूने से पुती होती हैं। 2 मंजिला मकान, भूतल पर कोई खिड़की नहीं होती। निचली मंजिल पर पशुओं को रखा जाता है और जरूरी सामान जमा किया जाता है। अत्यधिक ठंड में परिवार भी निचली मंजिल पर शिफ्ट हो जाता है। छतें समतल होती हैं जिन्हें मजबूत पेड़ों के तनों से बनाया जाता है। छतों का उपयोग फल, सब्जियां, लाल मिर्च और मक्का सुखाने के लिए किया जाता है। चांगपा जनजाति और रेबो, चांगपा लोग याक के बालों से बने त्रिकोणीय टेंट में रहते हैं जिसे रेबो कहते हैं। इनके पास पश्मीना बकरियां होती हैं। बकरियों के बाड़े को लेखा कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। मनाली या हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। यह एक पहाड़ी इलाका है जहां बारिश और बर्फबारी दोनों होती है। यहाँ के घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं और छतें ढालू होती हैं। राजस्थान, यहाँ बारिश बहुत कम होती है और गर्मी बहुत पड़ती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। दीवारों को मोटा बनाया जाता है ताकि गर्मी अंदर ना आ सके और उन्हें गोबर व मिट्टी से लीपा जाता है ताकि कीड़े ना लगे। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। कश्मीर की बात कर लेते हैं तो हाउस बोट यहाँ पर है। देखिए, डल झील है यहाँ पर, डल झील और झेलम नदी में पाई जाती है। यह 80 फीट तक लंबी और 8 से 9 फीट चौड़ी होती है। खत्म बंद, हाउस बोट की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी को खत्म बंद कहा जाता है जो जिक्सा पहेली जैसी दिखती है। डोंगा, यह भी नाव जैसा घर होता है जो डल झील में तैरता है। इसमें अलग अलग कमरे होते हैं और आसानी लोग इसमें रहते हैं। डैब, पुरानी हवेलियों या घरों में बाहर की ओर उभरी हुई सुंदर खिड़कियों को डैब कहते हैं। मुंबई, भारत का सबसे बड़ा महानगर जहां अत्यधिक भीड़ के कारण बहुमंजिला इमारतें और घनी झोपड़पट्टियां पाई जाती हैं। पीवाईक्यू यहाँ पर देखते हैं। किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपने घर बहुत भारी वर्षा होने के कारण जमीन से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं घर। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। राज्य कौन सा है? तो असम है। असम के बारे में यह सब बातें आपको बताई गई थी ऊपर, तो असम यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एनसीईआरटी का कक्षा 4 अध्याय चलो चले स्कूल के अनुसार अत्यधिक बारिश के कारण असम में घर बांस के खंभों पर 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं। लद्दाख के मकानों की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। निचली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती है, सही है। पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं। लकड़ी की फर्श और समतल छतें होती हैं। घर 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बांस के खंभों पर बनते हैं, ये गलत है। तो यहाँ पर आपका केवल 1, 2, 3 आपका सही है। पहला ऑप्शन देखिए, 1, 2, 3 लद्दाख लेह के घरों की सही विशेषताएं हैं। असम के घरों की विशेषता है चौथा ऑप्शन। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3। खत्मबंद क्या है? खत्मबंद क्या है? राजस्थान के घरों की कटीली छतें
कश्मीर के हाउस बोटों की छतों पर की जाने वाली लकड़ी की नक्काशी, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कश्मीर में हाउस बोट और बड़े घरों की छतों पर जो लकड़ी की सुंदर नक्काशी की जाती है उसे खत्मबंद कहा जाता है। चांगपा जनजाति के लोग अपने टेंटों को किस नाम से पुकारते हैं और वे अपने पशुओं को रखने के स्थान को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, चांगपा जनजाति के लोग अपने टेंटों को रेबो नाम से पुकारते हैं और वे अपने पशुओं को रखने के स्थान को लेखा कहते हैं, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी कक्षा 5 अध्याय बसेरा ऊंचाई पर के अनुसार चांगपा जनजाति के त्रिकोणीय टेंट को रेबो और बकरियों या भेड़ों के बाड़े को लेखा कहा जाता है। चलिए अगला टॉपिक है दोस्तों जल। जल स्रोतों का इतिहास व जल संरक्षण यहाँ पर देखेंगे। घड़सीसर राजस्थान के जैसलमेर के राजा घड़सी ने 650 साल पहले बनवाया था। इसमें 9 तालाब आपस में इस तरह से जुड़े थे कि जब एक तालाब भर जाता तो पानी बहकर उससे नीचे बने दूसरे तालाब में चला जाता था। यह जैसलमेर में वर्ष भर पानी की आपूर्ति के लिए बनाया गया था। अलबिरूनी और भारत के तालाब। अलबिरूनी उज्बेकिस्तान से भारत आया था। उसने भारत के लोगों की तालाब बनाने की कला की बहुत ज्यादा प्रशंसा की थी। उसने लिखा, यहाँ के लोग बहुत चतुर हैं, वे पत्थरों को लोहे के सरियों और जोड़ों से बांधकर तालाब के चारों ओर पक्के चबूतरे बनाते हैं। बावड़ी सीढ़ीदार कुएं जिनमें पानी तक पहुंचने के लिए नीचे सीढ़ियां बनी होती हैं। ये न केवल जल संचयन के लिए बल्कि यात्रियों के विश्राम और सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे। जल के गुण, घुलनशीलता और मृत सागर। मृत सागर यह दुनिया का सबसे नमकीन या खारा सागर है। इसके 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक होता है। विशेषता क्या है? अत्यधिक घनत्व के कारण इस समुद्र में कोई डूबता नहीं, व्यक्ति पीठ के बल तैरता रहता है। पानी में घुलनशीलता। पानी में घुलने वाली चीजें नमक, चीनी, फिटकरी, दूध, सिरका। पानी में ना घुलने वाली चीजें तेल, केरोसिन, चौक पाउडर, रेत, मोम। ध्यान दें, तेल पानी में नहीं घुलता बल्कि उसके सतह पर तैरता रहता है। चलिए, मलेरिया और पानी। रुका हुआ पानी मच्छरों का प्रजनन स्थल होता है, इसे ध्यान रखिएगा। बचाव के उपाय क्या है? पानी को एकत्र ना होने दें, कूलरों व टंकियों की सफाई करें, रुके हुए पानी पर केरोसिन या तेल का छिड़काव करें। इससे पानी का पृष्ठ तनाव घटता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुकने से मच्छरों का लार्वा नष्ट हो जाता है। जल से जुड़े आंदोलन व परंपराएं। तरुण भारत संघ राजस्थान की एक गैर सरकारी संस्था एनजीओ जो जल संरक्षण का कार्य करती है। इसके प्रमुख राजेंद्र सिंह हैं, जिन्हें भारत का जल पुरुष कहा जाता है। इन्होंने अलवर जिले की दड़की माई की मदद से पारंपरिक जोड़ों पर पुनरुद्धार कर पानी की समस्या को दूर किया था। जल संबंधी त्योहार। उत्तराखंड में नई दुल्हन शादी के बाद आकर झरने या कुएं की पूजा करती है। अलबिरूनी किस देश से भारत आया था? तो उज्बेकिस्तान से आया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी कक्षा 5 अध्याय बूंद बूंद दरिया दरिया के अनुसार अलबिरूनी उज्बेकिस्तान से भारत आया था और उसने भारतीय तालाबों पर विस्तृत विवरण लिखा था। मृत सागर क्या है? ऐसा समुद्र जिसका पानी जहरीला होता है, गलत है। ऐसा समुद्र जो सभी महासागरों व समुद्रों से ज्यादा नमकीन है। ऐसा समुद्र जिसमें ज्वार भाटा बहुत तीव्र आते हैं। ऐसा समुद्र जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो बी ऑप्शन, ऐसा समुद्र जो सभी महासागरों व समुद्रों से ज्यादा नमकीन है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रुके हुए पानी पर तेल डालने की सलाह क्यों दी जाती है? तेल से मच्छर भाग जाते हैं, केरोसिन से मच्छर तुरंत मर जाते हैं, इससे जल का पृष्ठ तनाव कम होता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाने से मच्छरों का लार्वा मर जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से, स्कूलों में पका दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने से, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग चलाने से, पुराने तालाबों या पुनर्निर्मित जल निकायों के संरक्षण से। तो यहाँ पर पुराने तालाबों, पुनर्निर्मित जल निकायों संरक्षण से। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में तरुण भारत संघ ने राजस्थान में पारंपरिक जोड़ों व तालाबों का पुनरुद्धार कर जल संचयन का ऐतिहासिक कार्य किया था। अगला टॉपिक है यात्रा। चलिए, यातायात के साधन एवं मार्ग यहाँ पर देखेंगे। विभिन्न राज्यों में स्कूल पहुंचने के साधन। चलो चले स्कूल। चलिए, इसमें हम असम के बारे में बात करते हैं। बांस और रस्सी के बने पुल होते हैं जहां से बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। तो यहाँ पर विभिन्न राज्यों में स्कूल पहुंचने के साधन की बात की जा रही है। तो असम में बांस और रस्सी के बने पुल का प्रयोग होता है। लद्दाख में ट्रॉली, लोहे की रस्सी पर सरकने वाली खुली पुलिया होती है। केरल से वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है, वल्लम। राजस्थान ऊंट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। मैदानी इलाके में बैलगाड़ी। गुजरात जुगाड़, आगे से मोटर बाइक और पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी गाड़ी। उत्तराखंड में पथरीले और उबड़ खाबड़ रास्ते। चलिए, प्रसिद्ध यात्री एवं पर्वतारोहण है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी
के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ बताया जा रहा है जो सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल एनसीईआरटी क्लास 5 बोलती इमारतें यहाँ पर देखेंगे या ऊपर चढ़ें। भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था, उन्होंने 23 मई 1984 को दोपहर 1 बजे माउंट एवरेस्ट, नेपाल में इसे सागरमाथा कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट की 8,800 मीटर ऊंची चोटी पर कदम रखा था। वे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग से प्रशिक्षित थी और उनके गाइड ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। पर्वतारोहण के नियम है बाकी सदस्यों का सामान उठाने में मदद करना और उन्हें आगे जाने देना, खुद पीछे रहना, जो चढ़ ना पाए उसका हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। अंतरिक्ष यात्रा, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में 6 महीने से ज्यादा समय बिताने वाली भारतीय मूल की पहली महिला है। उन्होंने अनुभव साझा किया, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण बाल हमेशा खड़े रहते हैं, पानी की बूंदें हवा में तैरती हैं और एक जगह टिकने के लिए खुद को बेल्ट से बांधना पड़ता है। तो एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट लाइन है सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान से देखते हुए चलिए। ऐतिहासिक इमारतें, कला व सिक्के। गोलकोंडा किला यह हैदराबाद में स्थित है, तेलंगाना में। इसकी बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। यहाँ काकतीय राजवंश और बाद में कुतुबशाही सुल्तानों ने राज किया था। तोपों और बंदूकों में कांसा इस्तेमाल होता था। कांसा यह तांबा और टिन का मिश्र धातु है। अबू धाबी, एनसीईआरटी क्लास 4 दूर देश की बात टॉपिक है, मतलब लेसन है। यह संयुक्त राज्य अमीरात का एक शहर है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई का एक शहर है। यहाँ की मुद्रा दिरहम है और भाषा अरबी है। यहाँ का मुख्य वृक्ष खजूर है क्योंकि यह रेगिस्तान में उग सकता है। कांसा दो मिश्र धातुओं का मिश्रण है। कांसा दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं कौन सी हैं? तो तांबा और टिन है, बी ऑप्शन, तांबा और टिन। एनसीईआरटी कक्षा 5 अध्याय बोलती इमारतें के अनुसार हजारों साल पहले से ही आदिवासी लोग कांसा बनाने के लिए तांबे और टिन को पिघलाकर मिलाते आ रहे हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। केरल के कुछ भागों में बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए किस साधन का उपयोग करते हैं? तो वल्लम का उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। केरल में नदियों को पार करने के लिए बच्चे लकड़ी की छोटी नाव का उपयोग करते हैं जिसे वल्लम कहा जाता है। अबू धाबी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, सही है। यहाँ की मुद्रा का नाम दिरहम है, सही है। यहाँ खजूर के पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं, यह भी सही है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी सही है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। यह भारत का हिस्सा है, इसकी चोटी 8,850 मीटर है, गलत है। यह नेपाल का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई लगभग 8,900 मीटर या 8,848 मीटर है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। चलिए, पारंपरिक चित्रकलाएं व हस्तशिल्प यहाँ पर देखेंगे। चित्रकाठी चित्रकला, यह महाराष्ट्र की पारंपरिक चित्रकला है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके हाथ से बने कागजों पर कहानियां चित्रित की जाती हैं। मधुबनी चित्रकला, यह बिहार के मधुबनी जिले की बहुत पुरानी लोक कला है। त्योहारों के अवसर पर घर की दीवारों और आंगन में यह चित्रकारी की जाती है। विशेषता है इसमें पिसते हुए चावल के घोल में प्राकृतिक रंग जैसे नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंग मिलाकर चित्र बनाए जाते हैं। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी आदि दर्शाए जाते हैं। पट्टचित्र चित्रकला, यह उड़ीसा की पारंपरिक कपड़ा आधारित चित्रकला है जिसमें पौराणिक कथाओं को उकेरा जाता है। कलमकारी, यह आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध सूती वस्त्रों पर हाथ से की जाने वाली ब्लॉक प्रिंटिंग व चित्रकारी है। पोचमपल्ली एवं पटोला, पोचमपल्ली तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले की विश्व प्रसिद्ध बुनाई है। यहाँ के अधिकतर लोग बुनकर हैं, इसलिए इस कपड़े को पोचमपल्ली कहते हैं। इसमें धागों को पहले रंगा जाता है, फिर ताने बाने पर बुना जाता है। पटोला गुजरात के पाटन जिले के प्रसिद्ध रेशमी साड़ी की बुनाई है। परंपरागत इत्र बर्तन व रेशम। इत्र उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के पास के इलाकों से ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं और उनसे इत्र, केवड़ा और गुलाब जल तैयार किया जाता है। कांसे एवं पीतल के बर्तन। कांसा तांबा और टिन का मिश्र धातु है जो लोहे से मजबूत होता है। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। रेशम एवं पश्मीना। पश्मीना शॉल चांगपा जनजाति की बकरियों के बालों से बनती है। एक पश्मीना शॉल 6 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। इसके एक बाल की मोटाई इंसान के बाल से 6 गुना पतली होती है, इसलिए इसे मशीनों से नहीं बुना जा सकता। एक साल को हाथ से बुनने में 250 घंटे
लगते हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चित्रकाठी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, जिसमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है और चित्रों के माध्यम से कहानियां दर्शाई जाती हैं। तो यहाँ पर महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। चित्रकाठी चित्रकला महाराष्ट्र की एक पारंपरिक कला है जिसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग कर हस्तनिर्मित कागजों पर पौराणिक प्रसंगों की कहानियां चित्रित की जाती हैं। बिहार के मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथनों को चुनिए। इन चित्रों को बनाने में पिसे हुए चावल के रंगीन घोल का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। इन्हें बनाने में केवल रासायनिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, ये गलत है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी आदि दिखाए जाते, सही है। यह बिहार का एक बहुत पुराना लोक कला रूप है। तो यहाँ पर पहला, तीसरा, चौथा आपका सही है। पहला, तीसरा, चौथा, पहला ऑप्शन, पहला, तीसरा, चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो कन्नौज, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन। एनसीईआरटी कक्षा 4 अध्याय फुलवारी के अनुसार उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला प्राकृतिक इत्र, गुलाब जल और केवड़ा बनाने के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, एक प्रसिद्ध पश्मीना शाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शाल 6 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होता है, सही है। यह बकरियों के खास बालों से बनाई जाती है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है, सही है। एक पश्मीना शाल को हाथ से बुनने में लगभग 250 घंटे लगते हैं, भी सही है। इन शालों की बुनाई बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा की जाती है, ये गलत है। तो 1, 2, 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3 पहला ऑप्शन। 1, 2, 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। इतने बाल इतने बारीक होते हैं कि इन्हें मशीनों से नहीं बुना जा सकता है। तो चौथा यहाँ पर असत्य है, 1, 2, 3 बिल्कुल सत्य है। चलिए, मानचित्र एवं सापेक्ष दिशाएं यहाँ पर है, इसे भी देख लीजिए। 4 मुख्य दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। 4 उप दिशाएं हैं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। मानचित्र संबंध यहाँ पर है, अरब सागर से सटे राज्य एग्जाम में पूछा जाता है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल है और दमन दीव लक्षद्वीप है। बंगाल की खाड़ी से सटे राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी, अंडमान निकोबार। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य पूछा जाता है, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। गुजरात के पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर बी ऑप्शन, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाल, दूरी व समय, ट्रेन, समय सारणी। महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ पर है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा किया जाता है। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। कोई नगर कोइल एक्सप्रेस ट्रेन 29 नवंबर 2019 को सूरत से 20:30 बजे चली, मतलब शाम को 8:30 पर। 1 दिसंबर 2019 को 13 बजे नगर कोइल पहुंची, दोपहर 1 बजे। यदि सूरत से नगर कोइल के बीच की दूरी 2119 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल क्या थी। चलिए, औसत चाल यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर सबसे पहले कुल लगा समय निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 29 नवंबर 20:30 से 30 नवंबर 20:30 तक 24 घंटे हो जाएगा। फिर 30 नवंबर 20:30 से 1 दिसंबर 8:30 तक ये 12 घंटे हो जाएगा। 20:30 का मतलब शाम को 8:30 और दिसंबर में सुबह 8:30, ये आपका 12 घंटे हो जाएगा। 1 दिसंबर 8:30 से और 1 दिसंबर 13 तक ये 4.5 घंटे होगा, आप इसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो कुल समय अगर आप निकालेंगे तो ये 40.5 घंटे आएगा, या इसे 81/2 घंटे भी आप लिख सकते हैं। और चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, तो चाल बराबर हो जाएगा आपका दूरी के स्थान पर 2119 बटा समय 40.5, ये लगभग 53 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। इस टाइप का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। पर्यावरणीय नायक व भाषाएं, सूर्यमणि और तोरंग। सूर्यमणि झारखंड की एक चमकता सितारा है। इन्होंने अपनी कुडुख भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए तोरंग केंद्र की स्थापना की। कुडुख भाषा में तोरंग शब्द का अर्थ है जंगल होता है, और जंगल अधिकार अधिनियम 2007 जो लोग कम से कम 25 सालों से जंगल में रह रहे हैं उनका वहां की भूमि और पैदावार पर अधिकार है। कड़म मल्लेश्वरी, यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक हैं। इनके पिता पुलिस में हवलदार थे। इन्होंने 12 वर्ष की आयु से वजन उठाना शुरू किया। 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं और इन्होंने भारत के बाहर 29 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। चिपको आंदोलन, उत्तराखंड के रेडी गांव चमोली में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। इसके मुख्य प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट थे। चलिए, कुडुख कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है और इसमें तोरंग का क्या अर्थ है। तो देखिए दोस्तों, कुडुख भाषा झारखंड में बोली जाती है,
तोरंग का अर्थ यहाँ पर जंगल है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पशु, पक्षी व ब्रेल लिपि के विविध तथ्य यहाँ पर देखेंगे। चलिए पहले स्लॉथ की बात कर लेते हैं। यह भालू जैसा दिखता है और पर भालू नहीं है। ये सब सीधे हर बार एग्जाम में सीटेट में ईवीएस के अंतर्गत पूछे जाते हैं। यह दिन के लगभग 17 घंटे पेड़ की शाखा से उल्टा लटक कर सोता है। यह जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाता है। इसका जीवन काल लगभग 40 वर्ष का होता है। यह अपने पूरे जीवन में केवल 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है। सप्ताह में एक बार शौच के लिए नीचे उतरता है। पक्षियों की दृष्टि हुआ गरुड़ या चील या गिद्ध। चील, बाज और गिद्ध इंसानों से 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। जो चीजें हम 2 मीटर से देखते हैं वे 8 मीटर से देख लेते हैं। उल्लू अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे तक घुमा सकता है, 270 डिग्री तक। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ब्रेल लिपि, लुई ब्रेल ये फ्रांस के थे, इन्होंने इसका आविष्कार किया था ब्रेल लिपि का। यह दृष्टिबाधित लोगों के पढ़ने की लिपि है जो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। चलिए नीचे दिए गए किस पक्षी की प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, तो मैना, ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन मैना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है पशुओं की नींद और सोने के तरीके। गाय लगभग 4 घंटे सोता है। अजगर लगभग 18 घंटे सोता है और जिराफ लगभग 2 घंटे सोता है खड़े खड़े। बिल्ली लगभग 12 घंटे सोती है। सांपों के प्रकार एवं विशेषताएं यहाँ पर हैं। भारत में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, नाग, करैत, वाइपर और अफवाई। सांप के डसने पर जो दवा दी जाती है वह सांप के जहर से ही बनाई जाती है। कालबेलिया जाति के लोग सांपों को अपनी बीन की धुन से नचाते हैं और सांपों को अपनी पूंजी मानते हैं। चलिए यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य और बीमारियां, इसके बारे में बात करेंगे। मच्छर जनित रोग है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। ये सभी रुके हुए पानी में मच्छर पनपने से होते हैं। दूषित पानी से होने वाले रोग हैजा, दस्त, पीलिया, टाइफाइड। और परंपरागत और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत यहाँ पर है पेट्रोलियम, कोयला। इसे अक्षय या अनवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। ईवीएस की प्रकृति, अवधारणा एवं एनसीएफ 2005। चलिए यहाँ से पेडोलॉजी भी देख लेते हैं। ईवीएस की पेडोलॉजी, इसे भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ईवीएस की प्रकृति एवं एकीकृत दृष्टिकोण। एकीकृत स्वरूप क्या है? प्राथमिक स्तर कक्षा 3 से 5 पर पर्यावरण अध्ययन को अलग अलग विषयों जैसे विज्ञान या सामाजिक विज्ञान के रूप में नहीं पढ़ाया जाता है। इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को एक साथ जोड़कर पढ़ाया जाता है। कक्षा 1 और 2 में ईवीएस, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पृथक पाठ्य पुस्तक नहीं होती है। बच्चों को पर्यावरण के संप्रत्यय, भाषा और गणित के माध्यम से सिखाए जाते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस शिक्षण के मुख्य सिद्धांत: ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। किशोरावस्था या बाल्यावस्था में अधिगम को केवल कक्षा की 4 दीवारी तक सीमित न रखकर बच्चे के दैनिक अनुभव और स्थानीय पर्यावरण से जोड़ना चाहिए। रटंत प्रणाली से मुक्ति: विषय वस्तु को रटने के बजाय समझ, खोज और अनुभव पर आधारित होना चाहिए। परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं का बहिष्कार: प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में परिभाषाओं और अमूर्त संप्रत्ययों और व्याख्यानों के लिए कोई स्थान नहीं है, इसे ध्यान रखिएगा। बाल केंद्रित दृष्टिकोण: बालकों को प्रश्न पूछने, खोज करने, करके सीखने और अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देना चाहिए। ईवीएस की 6 मुख्य थीम है, इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिए। परिवार एवं मित्र। उप थीम इसका संबंध, कार्य एवं खेल, पशु पौधे हैं, भोजन, आश्रय या आवास, जल, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये 6 थीम है। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन का कोई पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक क्यों नहीं है? ईवीएस केवल कक्षा 3 से ऊपर के बच्चों के लिए है, गलत है। कक्षा 1 और 2 के बच्चे पर्यावरण को नहीं समझ सकते, ये भी गलत है। पर्यावरण अध्ययन के संप्रत्ययों को भाषा और गणित के साथ एकीकृत किया गया है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना, कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, बच्चों को स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने में कुशल बनाना, विषय के सिद्धांतों को याद कराना और परिभाषाएं सिखाना। तो चौथा बिल्कुल गलत है। यहाँ पर कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम की 6 मुख्य थीम्स में से एक नहीं है? भोजन, आवास, जल ये मुख्य थीम है। कार्य एवं खेल ये उप थीम है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है? कार्य और खेल मुख्य थीम नहीं है, बल्कि यह मुख्य थीम परिवार एवं मित्र के अंतर्गत एक उप थीम है। चलिए ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में परिभाषाओं, व्याख्यानों और अमूर्त अवधारणाओं को दूर क्यों रखा गया है? ताकि बच्चे केवल परीक्षा पर ध्यान दें, गलत है। ताकि बच्चे रटने की आदत से बचें और खोज कर सीख सकें, शिक्षक का काम आसान करने के लिए, पाठ्यक्रम के बोझ को बढ़ाने के लिए। ताकि बच्चे रटने की आदत से बचें और खोज कर सीखें।
तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अधिगम के सिद्धांत, गतिविधियां व प्रयोगात्मक कार्य। चलिए ईवीएस में करके सीखना एवं गतिविधियां, करके सीखना ईवीएस शिक्षण का मूल मंत्र है दोस्तों कि बच्चे स्वयं अपने हाथों से गतिविधियां करें। जब बच्चे स्वयं अवलोकन करते हैं, मापते हैं या वर्गीकरण करते हैं तो उनका अधिगम अस्थायी होता है। प्रयोगात्मक कार्य की बात करते हैं, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में प्रयोग का अर्थ कोई जटिल प्रयोगशाला वैज्ञानिक प्रयोग नहीं है, बल्कि सरल अवलोकन और तुलनात्मक गतिविधियां हैं। उदाहरण के लिए पानी में क्या घुला, क्या नहीं घुला, अंकुरण कैसे होता है, या रुके पानी मछलियों के लार्वों को देखना, ये सब ईवीएस प्रक्रिया से कौशल। ईवीएस शिक्षण में बच्चों के भीतर 6 प्राथमिक प्रक्रिया कौशलों का विकास करना मुख्य लक्ष्य होता है। पहला है अवलोकन और रिकॉर्डिंग, अपने आसपास की वस्तुओं या घटनाओं को देखना, उन्हें अपने भाषाई चित्रों में दर्ज करना। दूसरा है वर्गीकरण, समान और असमान गुणों के आधार पर वस्तुओं के समूह बनाना, जैसे उड़ने वाले, न उड़ने वाले जीव। निष्कर्ष निकालना या व्याख्या, अवलोकनों के आधार पर तर्कसंगत निष्कर्ष पर पहुंचना। संप्रेषण, अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना या चित्र बनाकर प्रस्तुत करना। पूर्वानुमान लगाना, किसी घटना के परिणाम का पूर्व में आकलन करना। प्रश्न पूछना, जिज्ञासावश घटनाओं पर प्रश्न उठाना। अगला है क्षेत्र भ्रमण एवं स्थानीय संसाधनों का उपयोग। चलिए क्षेत्र भ्रमण या शैक्षिक भ्रमण। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण जैसे चिड़ियाघर, बगीचा, संग्रहालय या जल निकाय की सैर, ये सबसे प्रभावशाली शिक्षण विधि मानी जाती है। इसे आप लोग याद रखिएगा। कारण क्या है, यह बच्चों को प्रथम दृष्टया प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है और किताबी ज्ञान को वास्तविक दुनिया से जोड़ता है। स्थानीय संसाधनों का उपयोग, कक्षा में उदाहरण और सामग्रियां हमेशा बच्चे के आसपास के वातावरण से ली जानी चाहिए, जैसे स्थानीय पत्तियां, बीज, पुरानी बोतलें। चलिए यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों को पौधों के विभिन्न भाग पढ़ाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में प्रक्रिया कौशल और प्रत्यक्ष अनुभव विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त होगी? तो श्याम पट पर पौधे का चित्र बनाकर उनके भागों के नाम लिखना, ये गलत है। बच्चों को पाठ्य पुस्तक से पौधे का पाठ पढ़ने को कहना, ये भी गलत है। बच्चों को विद्यालय के बगीचे में ले जाकर, बिल्कुल बगीचे में ले जाकर विभिन्न पौधों का अवलोकन करने को कहना, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ईवीएस में प्रयोगात्मक कार्य और गतिविधियों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बच्चों को हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पानी में घुलनशीलता का प्रयोग कराते समय शिक्षक ने नमक, चीनी, केरोसिन और चॉक पाउडर दिया। इस गतिविधि द्वारा शिक्षक किस प्रक्रिया कौशल का आकलन कर रहा है? केवल याद करने का, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने का, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण कराने का सबसे बड़ा शैक्षणिक लाभ क्या है? यह शिक्षक को आराम देता है, गलत है। या बच्चों को पिकनिक मनाने का अवसर देता है, गलत है। या किताबी ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों और प्रत्यक्ष अवलोकनों से जोड़ता है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए टीएलएम, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन व उपचारात्मक शिक्षण यहाँ पर देखेंगे। ईवीएस में शिक्षण सहायक सामग्री, पहला है दृश्य श्रव्य सामग्रियां। प्राथमिक स्तर पर मूर्त सामग्री सबसे प्रभावी मानी जाती हैं। इसमें दृश्य सामग्रियां हैं जैसे चार्ट, मॉडल, मानचित्र, ग्लोब, नमूने जैसे वास्तविक पत्तियां, बीज आदि, ये दृश्य सामग्री है। श्रव्य दृश्य सामग्रियां इसके अंतर्गत वित्त चित्र, शैक्षिक वीडियो, फिल्म स्ट्रिप्स आदि। स्पर्शनीय सामग्रियां इसमें दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उभरे हुए मानचित्र, वास्तविक वस्तुएं और 3D मॉडल का प्रयोग करना चाहिए। समुदाय एवं स्थानीय संसाधन की बात करते हैं। किसान, बुजुर्ग, डॉक्टर या स्थानीय कारीगर कक्षा में प्राथमिक स्रोत का काम करते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन व आकलन उपकरण की बात करते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, बच्चे के सर्वांगीण विकास का निरंतर आकलन करना चाहिए शैक्षणिक व सह शैक्षणिक के लिए स्तर पर। आकलन के मुख्य उपकरण पोर्टफोलियो, बच्चे के द्वारा एक निश्चित अवधि में किए गए सर्वोत्तम कार्यों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित संग्रह है पोर्टफोलियो। यह बच्चे की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, उपाख्यानात्मक अभिलेख, बच्चे के जीवन की किसी विशिष्ट घटना, व्यवहार या प्रसंग का शिक्षक द्वारा किया गया संक्षिप्त व वस्तुनिष्ठ विवरण उपाख्यानात्मक अभिलेख कहलाता है। रूब्रिक्स, आकलन के लिए बनाए गए मानदंडों का विस्तृत ढांचा रूब्रिक्स है। चेकलिस्ट, हाँ या ना के रूप में कौशल की उपस्थिति या अनुपस्थिति जांचने की सूची है। अगला है दोस्तों निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक परीक्षण क्या है? बच्चे के अधिगम में रह गई कमियों, भ्रांतियों और कठिनाइयों के कारणों की पहचान करना या कारण जानना निदानात्मक परीक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है? निदान के आधार पर बच्चे की कमियों और भ्रांतियों को दूर करने के लिए पुनः शिक्षण या विशेष रणनीतियां अपनानी चाहिए या अपनाया जाता है। एक ईवीएस शिक्षक अपनी कक्षा में एक बच्चे के पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों, अवलोकनों और परियोजनाओं के रिकॉर्ड को एक फाइल में संचित करती है। इस फाइल को क्या कहा जाता है? इसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
बी ऑप्शन यहाँ पर पोर्टफोलियो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईवीएस की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र के समावेशी शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण संसाधन सबसे उपयुक्त होगा? यहाँ पर दृष्टिबाधित है तो रंगीन चार्ट गलत हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड पर चित्र ये भी गलत हो जाएगा, स्पर्शनीय और मानचित्र और 3D मॉडल सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिबाधित छात्र के लिए। मूल्यांकन के दौरान एक शिक्षक पाता है कि अधिकांश बच्चे जल चक्र की अवधारणा को सही से नहीं समझ पाए हैं। शिक्षक द्वारा इस अधिगम अंतराल के कारणों की पहचान करने के लिए किया गया परीक्षण क्या कहलाएगा? उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण या मानक संदर्भित परीक्षण। तो मूल्यांकन के दौरान एक शिक्षक पाता है कि अधिकांश बच्चे जल चक्र की अवधारणा को सही से नहीं समझ पाए हैं। शिक्षक द्वारा इस अधिगम अंतराल के कारणों की पहचान करने के लिए किया गया परीक्षण क्या कहलाता है? इसे निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों की समझ में रह गई कमियों और कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। एक शिक्षक ने देखा कि कक्षा का एक छात्र हमेशा सहपाठियों से झगड़ता है और पौधों को नुकसान पहुंचाता है। शिक्षक ने इस घटना की तारीख, समय और बच्चे के व्यवहार का विस्तृत विवरण अपनी डायरी में दर्ज किया। यह विवरण क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, असाइनमेंट। तो यहाँ पर एनेक्डोटल रिकॉर्ड बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईवीएस का विज्ञान व सामाजिक विज्ञान से संबंध और सीमाएं यहाँ पर देखेंगे। एकीकृत संप्रत्यय, प्राथमिक स्तर कक्षा 3 से 5 पर पर्यावरण अध्ययन कोई स्वतंत्र विषय नहीं है, बल्कि यह विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के संप्रत्ययों का एक समेकित रूप है। पृथक न करने का कारण क्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चा अपने आसपास के वातावरण को खंडों जैसे भौतिक, जैविक या सामाजिक में न देखकर एक समग्र रूप में देखता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जब बच्चा किसी पेड़ को देखता है तो वह यह नहीं सोचता कि इसकी पत्ती विज्ञान है, इसकी लकड़ी का व्यापार सामाजिक विज्ञान है। वह पेड़ को पर्यावरण के एक अभिन्न हिस्से के रूप में देखता है। विषय सीमाएं, प्राथमिक ईवीएस में पारंपरिक विषयों की कठोर सीमाएं नहीं होती हैं। यहाँ विषय वस्तु को पाठों में बांटने के बजाय थीम्स में पिरोया जाता है। चलिए, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों के विषयों को शामिल किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थी को उसके पर्यावरण को साकल्यवादी समग्र दृष्टिकोण से देखने योग्य बनाना। बिल्कुल पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक ईवीएस शिक्षिका कक्षा में जल पढ़ाते समय भूगोल के मानचित्र और विज्ञान के वाष्पीकरण प्रयोग दोनों का उपयोग करती है। दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? अनुशासनात्मक या विषयगत सीमाएं बढ़ाना, बहु विषयक एकीकृत दृष्टिकोण। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहु विषयक एकीकृत दृष्टिकोण। पर्यावरण मुद्दे, सतत विकास एवं लैंगिक पूर्वाग्रह यहाँ पर देखेंगे। पर्यावरण संवेदनशीलता, बच्चों में छोटी उम्र से ही जल संरक्षण, वनों की सुरक्षा, कचरा प्रबंधन और पशु पक्षियों के प्रति दया भाव की भावना विकसित करना चाहिए। सतत विकास एवं संरक्षण, बच्चों को यह समझाना कि प्राकृतिक संसाधन जैसे पानी, ईंधन सीमित है, इसके बारे में समझाना। उदाहरण के लिए बूंद बूंद से सागर, गाड़ियों के रेड लाइट पर इंजन बंद करना जैसे व्यवहारिक अभ्यासों पर बल देना। लैंगिक पूर्वाग्रह या रूढ़िवादिता को तोड़ना, ईवीएस की कक्षाओं और गतिविधियों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। एनसीईआरटी ईवीएस की किताबों में जानबूझकर ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जो सामाजिक रूढ़िवादिता को तोड़ते हैं। उदाहरण पहला है सुनीता विलियम्स और बचेंद्री पाल के उदाहरण से महिलाओं का साहसिक क्षेत्रों में नेतृत्व दिखाना चाहिए, जो कि एनसीईआरटी में दिखाया गया है। उदाहरण 2, घर के काम जैसे खाना बनाना, सफाई केवल महिलाओं के नहीं बल्कि पुरुषों और लड़कों के भी हैं, तो यह दर्शाने वाला पाठ शामिल किया गया है। उदाहरण 3 है अनीता की मधुमक्खियां में लड़की का कॉलेज जाना और साइकिल चलाना, तो ये सब एग्जाम्पल शामिल हैं। एक ईवीएस शिक्षिका अपनी कक्षा में चर्चा करती है कि घर में बर्तन धोना और खाना बनाना केवल माँ की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पिता और बच्चों को भी इसमें हाथ बटाना चाहिए। शिक्षिका कक्षा में किस मुद्दे पर चर्चा कर रही है? तो लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देना। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईवीएस की कक्षा में ईंधन के संरक्षण पर चर्चा करते समय बच्चों को संवेदनशील बनाने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे प्रभावी है? ईंधन के प्रकारों की सूची बनाना गलत है, पोस्टर नारी लिखवाना गलत है, बस या कार के लाल बत्ती पर रुकने पर इंजन बंद करने की आदत पर चर्चा करना और वृत्त चित्र दिखाना, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ईवीएस में समस्या समाधान एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखेंगे। समस्या समाधान के चरण यहाँ पर है। पहला है समस्या की पहचान करना, दूसरा है जानकारी एकत्र करना और परिकल्पना बनाना, तीसरा है प्रयोग या परीक्षण करना, चौथा है निष्कर्ष निकालना। तो ये क्रम ध्यान रखिएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बच्चे को सीधे उत्तर ना देकर उन्हें तथ्य और साक्ष्य के आधार पर सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। मुक्त अंत बनाम बंद अंत वाले प्रश्न, देखिए बंद अंत वाले प्रश्न जिनका केवल एक निश्चित उत्तर होता है, जैसे भारत की राजधानी क्या है,
या चिंतन को सीमित कर देता है, तो ये बंद अंत वाले प्रश्न हैं। लेकिन जो मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं, ओपन एंडेड जो होते हैं, जिनके कई संभव उत्तर हो सकते हैं, जैसे यदि पृथ्वी पर अचानक सारा पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा, तो यह क्या है, अपसारी चिंतन और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, मुक्त अंत वाले प्रश्न। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ईवीएस शिक्षण में आईसीटी एवं आधुनिक उपकरण यहाँ पर देखेंगे। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी प्राथमिक स्तर पर केवल ब्लैक बोर्ड या किताबों तक सीमित न रहकर सिमुलेशन, गूगल अर्थ और डिजिटल स्टोरी टेलिंग का उपयोग करना चाहिए। शैक्षणिक लाभ क्या है, जो चीजें कक्षा में प्रत्यक्ष नहीं दिखाई जा सकती, जैसे अंतरिक्ष में तैरना, ज्वालामुखी का फटना या समुद्र के अंदर का जीवन, उन्हें आईसीटी या एनिमेशन द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। ईवीएस में सीसी के आकलन संकेतक, देखिए दोस्तों, ईवीएस के आकलन के लिए 10 मुख्य संकेतक निर्धारित किए गए हैं। पहला है अवलोकन और रिपोर्टिंग, दूसरा है चर्चा या अभिव्यक्ति, तीसरा है व्याख्या या विश्लेषण, चौथा है वर्गीकरण, पांचवा है प्रश्न पूछना, छठा है परिकल्पना या विश्लेषण, सातवां प्रयोग करना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, नौवां है सहकारिता या सहयोग, 10वां है सहानुभूति। तो चलिए यहाँ पर पीवाईक्यू देखते हैं। एक ईवीएस शिक्षक बच्चों में अपसारी चिंतन को बढ़ावा देना चाहता है, उसे निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रश्न पूछना चाहिए। पौधों के मुख्य भागों के नाम बताइए, गलत हो जाएगा। हमारे राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, गलत हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर सारे पेड़ पौधे गायब हो जाए तो मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह दोस्तों अपसारी चिंतन को बढ़ावा देता है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ईवीएस की कक्षा में न्याय और समानता के प्रति सरोकार का आकलन करने के लिए कौन सा व्यवहार सबसे उपयुक्त सूचक है। परीक्षा में अच्छे अंक लाना गलत है, सहपाठियों के साथ मिलकर काम करना और संसाधनों को साझा करना सही है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सहयोग करना, संसाधनों को साझा करना और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता दिखाना ही न्याय व समानता के सरोकार का सूचक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ पर आपका ईवीएस पूरा कंप्लीट हो गया, यहाँ पर कंटेंट भी आपको पूरा बताया गया, समझाया गया और पेडागोजी भी अच्छे से समझाया गया। यहाँ से सीटेट एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।